अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस समय आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो एक कपल की है, एक मैरिड कपल जो कि अपनी इंस्टाग्राम की रील्स में, वीडियोस में अपनी लैविश लाइफ को दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। वो महंगी-महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, नए-नए रिज़ॉर्ट्स पर जाते हैं, महंगे-महंगे कपड़े पहनते हैं, अरमानी की घड़ियाँ हो या फिर स्टाइलिश वॉचेस हों और कई सारे ऐशो-आराम के कई सारे सामान ये अपनी दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्च करते हैं। लेकिन ये इसके पीछे की जो सच है, एक सच्ची घटना है, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इन लोगों का पूरा विचार होता था कि लोगों को ये दिखा सकें, शो ऑफ कर सकें, जिसमें ये बता सकें कि हम कितनी अमीर और महंगी ज़िंदगी जी रहे हैं और तुम लोगों की लाइफ कितनी नॉर्मल और कितनी कमज़ोर है। अगर तुम लोग हम लोगों जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमसे कॉन्टैक्ट करो, हमारे साथ बिज़नेस करो और बिज़नेस को करके तुम भी इस लैविश लाइफ को जी सकते हो। लेकिन इसके बाद जो एक ऐसी सच्ची घटना निकल कर सामने आती है जिसमें इन लोगों के पीछे 3-3 राज्यों की पुलिस पड़ जाती है और एक ऐसी खबर को, एक ऐसी वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया जो कि वास्तव में एक न्यूज़ बन जाती है। तो वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम सिंह। पेशे से ये ग्राम सहायक के पद पर काम करते थे। इन्हीं का एक बेटा था 35 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम अविनाश प्रजापति बताया जा रहा है। अविनाश प्रजापति पेशे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अपने काम को कर रहा होता है और उसके बाद उसकी शादी करवा दी जाती है। उसकी शादी होती है बहुत अच्छी लड़की से, लेकिन दोनों के बीच में जो थे काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। दोनों एक दूसरे का ध्यान में रखते थे, मानसिक मनमुटाव और कलह कलेश होता था। इसी बीच अविनाश प्रजापति अपनी पत्नी से ज्यादा अपने काम को तवज्जो देता था, अपने बिजनेस में, अपने बिल्डिंग मटेरियल के काम में और ठेकेदारी के काम में लगा रहता था, जिससे आए दिन पति और पत्नी के बीच में कलह कलेश होता था। धीरे धीरे कि पति और पत्नी के बीच में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। एक बार फिर से अविनाश प्रजापति ने अपने काम पर, अपनी फिटनेस पर और अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वो अपने काम में और अपनी फिटनेस के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है। अविनाश प्रजापति को काफी सारे शौक थे। लग्जरियस लाइफ जीने का शौक था, तो वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना चाहता था, महंगी ब्रांड वॉचेस पहनता था, फिटनेस फ्रीक था और ठेकेदारी और अपने बिजनेस के काम में ही दिन रात व्यस्त रहता था। इसी बीच उसने एक लग्जरी कार खरीदने के बारे में सोचा और इसी कार को खरीदने के लिए वो एक कंपनी के शोरूम में जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसकी सेल्स एग्जीक्यूटिव से बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत होती है, मुलाकात होती है और उस सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम था चंद्रिका पालीवाल। चंद्रिका पालीवाल पेशे से वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर ही रही थी। उसने अविनाश को काफी अच्छी अच्छी कारें दिखाई और 15-16 लाख के बजट वाली कार उसे पसंद आ जाती है। कार के पसंद आने पर अविनाश ने ही चंद्रिका को अपना नंबर ऑफर किया और उसने ये बताया कि वो पेशे से बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठेकेदार है और उसका स्टील के कारोबार का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। तो इन सब चीजों से चंद्रिका बहुत प्रभावित होती है और दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू कर दी और दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में तब्दील हो जाती है। जैसे ही रिश्ता प्यार में तब्दील होता है, दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली और शादी के बाद दोनों अब एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। आए दिन अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डालना, इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर करना और महंगी महंगी ब्रांड्स वॉचेस पहनना, अरमानी के सूट पहनना या फिर महंगी महंगी लग्जरी डेस्टिनेशंस पर जाना इन लोगों का रोज का काम हो गया। ये लोग लग्जरी लाइफ में इन्वेस्ट करने की जगह पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, लोगों को शो ऑफ कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि ये लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और इनके साथ काम करने पर जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। लेकिन इसी बीच वक्त कुछ यूं करवटें बदलता है जहाँ पर इन दोनों की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था। दोस्तों, धीरे धीरे काम करते हुए बिजनेस के और कारोबार को बढ़ाते हुए इन दोनों ने मिलकर 3 कंपनी स्टार्ट की, जिसमें एक कंपनी का नाम रुद्रा इवेंट्स, दूसरे का रुद्रा एंटरटेनमेंट और तीसरे का रुद्रा कंस्ट्रक्शन। इस तरह से इन लोगों ने 3 कंपनियां स्टार्ट की। उसमें भी ये लोग काम कर रहे होते हैं, कंपनी की बहुत ज्यादा शो ऑफ बाजी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे इन लोगों ने अपनी लग्जरी लाइफ को स्पेंड करना शुरू किया, वैसे वैसे इनके पास पैसों की किल्लतें भी आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं से था नहीं, पैसे की शाह खर्ची बहुत ज्यादा थी। इसी बीच जब इनके पैसे जब कम होने शुरू होते हैं तो इन लोगों ने एक और फर्जी कंपनी बनाई जिसका नाम था धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। ये ट्रेडिंग कंपनी बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाती थी और लोगों को
सस्ते कीमतों पर सस्ते ब्याज दरों पर लोन देने का लालच देती थी, जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते थे। बड़ी बड़ी लोन पास कराने की एवज में ये लोग बड़ी बड़ी किस्तें वसूला करते थे, पैसे इन्वेस्ट कराया करते थे और उसके बाद अपनी असली औकात पर उतर जाते थे, जहां पर लोगों के साथ मारपीट करना, बदतमीजी करना और उन्हें डराना धमकाना करके ये लोग पैसे को हड़प कर जाते थे। और असल में लोन तो किसी को कभी मिला ही नहीं। धनलक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी एक फ्रॉड कंपनी थी, वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी। हद तो ये हो जाती है जब इसमें एक इंस्पेक्टर तक फंस जाता है और वो भी लोन लेने के चक्कर में इन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है और वो लोग उसके साथ भी फ्रॉड कर देते हैं। इन लोगों की हिम्मत बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और ये लोग आए दिन नए नए कांड कर रहे थे और ये लोग अपनी जगह के लोकेशन को भी बदल दिया करते थे। तो जब भी कोई व्यक्ति इनके फ्रॉड का शिकार होता था, वो कभी पैसे मांगने आता था तो कभी इनके ऊपर कुछ प्रेशर बनवाता था, तो ये लोग इसके ऊपर नाजायज मांग करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, धमकी और ब्लैकमेल करते थे और उसे डरा धमका कर भगा देते थे। इसमें इसी बीच 24 अप्रैल साल 2023 में इन लोगों के खिलाफ झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में एक स्टेशन चिरगांव में इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है, जहां पर फ्रॉड, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के कई सारे केसेस दर्ज किए जाते हैं, जिसमें इन लोगों को गिरफ्तार भी होना पड़ता है और ये दोनों लोग गिरफ्तार होने के बाद जेल भेज दिए जाते हैं, जहां पर भोपाल की जेल में इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम वैराग्यानंद गिरी था। दरअसल वैराग्यानंद गिरी कोई और नहीं बल्कि मिर्ची बाबा के नाम से जाना जाता था। ये मिर्ची बाबा वही है जो कि भोपाल में बुधनी सीट से विधानसभा का प्रत्याशी रहा था और उसकी प्रस्तावक के तौर पर यही महिला यानी कि चंद्रिका पालीवाल ने ही उसकी प्रस्तावक का एक भूमिका निभाया था और उसकी प्रस्तावक की भूमिका में सामने आई थी। तो इस तरीके से इन लोगों की मुलाकात पॉलिटिकल कनेक्शंस के रूप में भी बदल जाती है और ये लोग अखिलेश यादव और दूसरे मिनिस्टर्स से भी मिलने का दावा करते हैं और इस तरीके से इन लोगों ने काफी सारे लोगों को अपने प्रभाव में ले लिया था। तो जब इस तरीके से इन लोगों का प्रभाव बढ़ता जाता है तो इन लोगों ने सोचा कि चूंकि हम लोग यूपी के झांसी शहर में तो बदनाम हो चुके हैं, जेल में पकड़े जा चुके हैं और अब जमानत से बाहर हो चुके हैं, तो क्यों ना हमें एमपी में जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। बस इस चीज को सोचकर ये लोग यूपी से निकलकर एमपी की तरफ आ जाते हैं और भोपाल में एक एरिया में रहकर अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। दरअसल इन लोगों ने वहां पर रहकर महिलाओं को धोखा देना, फ्रॉड करना और इनके साथ गलत करना का धंधा शुरू कर दिया। शुरुआत में मैंने आपसे बताया था कि रुद्रा एंटरटेनमेंट के नाम से लोग इंस्टाग्राम पर अकाउंट डालकर वीडियोस लॉन्च करते थे और फेक प्रोफाइल्स को मजबूत कर रहे थे, अपनी महंगी महंगी लग्जरी लाइफ को उसमें हाईलाइट कर रहे थे और ये चीज लोग सोचते हैं कि इस तरीके से लोग इनके बहकावे में आ जाएंगे और लोग फंस जाएंगे। और इसी बीच उसकी पत्नी यानी कि अविनाश की पत्नी चंद्रिका पालीवाल ने उसे एक और ऑफर दिया। उसको ऑफर ये दिया कि क्यों न हो कि आप अपनी एक फेक प्रोफाइल इंस्टाग्राम से हटाकर शादी.com नाम की एक वेबसाइट पर बना लें और इस तरीके से जब आप शादी.com पर अपनी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना लेंगे तो आप अपने आप को एक विधुर के रूप में पेश कीजिए और वहां पर महंगी महंगी अमीर घर की औरतें जो कि रिश्ते के चक्कर में आती हैं वो आपसे सेट हो जाएंगी और हम उनको भी लूटेंगे और इस तरीके से उनको बदनाम करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अविनाश प्रजापति ने अपने आप को एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बनाया, जहां पर उसने अपने आप को एक विधुर की तरह घोषित किया और धीरे धीरे करके वो वहां पर महिलाओं को अपना शिकार बनाने लग जाता है। जिन भी महिलाओं से इस व्यक्ति की दोस्ती होती थी वो उनसे यही कहता था कि मेरा 6 साल का बेटा है, मेरी एक माँ है, बस मेरी जो लाइफ है वो यहीं तक है और मुझे एक अच्छी जीवन साथी की तलाश है, तो क्या आप मेरे साथ रिश्ते में आएंगी, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी। इस तरह से महिलाओं को धोखा देता था, बेवकूफ बनाता था और इसके निशाने पर खासतौर से वो महिलाएं होती थी जो विधवाएं होती थी, जिनके पति की किसी न किसी प्रकार से मौत हो चुकी है और वो अपने पीछे एक काफी अच्छी रकम रखती हैं और उनके साथ काफी अच्छा बैंक बैलेंस है। इस तरह से जब वो महिलाओं को शिकार बना रहा होता है तो इसी बीच उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो कि अवधपुरी कॉलोनी में ही रहती थी और भोपाल की अवधपुरी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला जिसका नाम अलका है वो इस व्यक्ति के झांसे में आ जाती है। दरअसल ये अलका नाम की महिला का कुछ समय पहले ही उसके पति की मौत हो चुकी थी और वो महिला एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क के तौर पर काम कर रही होती है। जब उनकी मुलाकात इस अविनाश नाम के व्यक्ति से होती है तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति काफी जेन्युइन है और इसकी फोटोज लगी हुई थी, बिजनेसमैन की तरह उसने अपनी फोटोज को फ्लॉन्ट किया हुआ था। तो महिला कहीं ना कहीं इसके बहकावे में आ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत होती है, नंबर्स एक्सचेंज होते हैं और ये नंबर्स पर एक्सचेंज के बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है।
पहली ही मुलाकात में अविनाश प्रजापति ने उस महिला अलका को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट कर दिया, जहां पर वो उससे ये कहता है कि आप हमारे घर पर आ जाएं, हमारे घर को भी देख लेंगी, हमारे परिवार से भी मिल लेंगी, और सब कुछ सही रहा तो हम लोग शादी भी बहुत जल्द कर लेंगे। इस चीज को समझकर वो अलका नाम की महिला दिसंबर 2024 में इस व्यक्ति अविनाश प्रजापति के घर पर पहुंचती है, जहां पर डोरबेल का दरवाजा खटखटाने पर सबसे पहले चंद्रिका पालीवाल ने ही दरवाजे को खोला। जब वो चंद्रिका को देखती है तो वो शॉक रह जाती है। दरअसल चंद्रिका पालीवाल ने ये कहा कि ये मेरी माँ है, और जैसे ही चंद्रिका पालीवाल के बारे में वो सुनती है वो महिला, उसे शक होता है कि चंद्रिका पालीवाल इतनी खूबसूरत महिला, इतनी कम उम्र की महिला, इसकी माँ कैसे हो सकती है। लेकिन दोनों ने उसे इस तरीके से बरगलाया और ये कहा कि इतना अच्छा फिटनेस फ्रीक मेरा बेटा है कि उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मैं अपनी डाइट का मेंटेनेंस रखती हूँ, अपना खुद ध्यान रखती हूँ, तो इसलिए मेरी उम्र लगती नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ। और उस महिला अलका को ये रिश्ता, ये घर सब पसंद आ जाता है, और धीरे धीरे करके वो उसकी बातों के प्रभाव में फंसती जाती है। काफी मीठी मीठी बातें करते हुए चंद्रिका पालीवाल ने ये कहा कि अविनाश प्रजापति बेटा, तुम इस महिला को लेकर जाओ और बेटी से कुछ पर्सनल बातें करनी है तो बातें कर लो। इस तरीके से अलका और अविनाश दोनों एक बेडरूम में चले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद अलका और अविनाश बातचीत कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके ये बातों का जो सिलसिला था वो भावनात्मक रूप से तब्दील होने लगता है, और अलका ये पूछती है कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे, जिसके जवाब में अविनाश कहता है कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर ध्यान रखूंगा, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। और काफी सेंटिमेंटल बातें करते हुए उसने उसके करीब गया और उसकी माथे पर किस करते हुए दोनों वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे करके इंटीमेसी फिजिकल रिलेशनशिप में बन जाती है, और दोनों के बाद जब फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं तो अब ये सिलसिला आए दिन का हो चला था। आए दिन कभी अलका उसके घर पर आती थी तो कभी अलका को लेकर किसी महंगे होटल में जाता था, और दोनों के बीच में लगातार फिजिकल रिलेशनशिप्स बन रहे होते हैं। जब ये कंफर्म होने लगता है कि ये महिला अलका उससे शादी करने ही वाली है, और अलका उससे कहती है कि क्यों ना अब हम शादी करें, और हमारे रिश्ते को भी काफी ज्यादा वक्त होने लगा है। तो जब भी शादी की बात आती थी तो ये व्यक्ति अविनाश उस महिला को टरका देता था, बातों में उलझा देता था, वो उसकी शादी करना ही नहीं चाहता था। इस चीज को वो महिला बार बार इग्नोर करने की कोशिश करने के बाद भी फिर से वही बात छेड़ती थी। जब एक बार बात का पैमाना ऊपर बढ़ जाता है तो अविनाश और अलका के बीच में झड़प हो जाती है, जहां पर अविनाश अलका से ये कहता है कि ज्यादा शादी की बात मत करो, मेरे पास तुम्हारी वायरल वीडियोस हैं जो कि हमारे फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाते समय मेरी ही पत्नी यानी कि चंद्रिका ने रिकॉर्ड करनी है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि चंद्रिका मेरी माँ नहीं है, दरअसल वो मेरी पत्नी है, और हम लोगों का यही काम है, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इस तरीके से उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। जैसे ही अलका को ये पता चलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस व्यक्ति के ऊपर उसने इतना ज्यादा भरोसा किया है, वो उसके साथ कुछ यूं गंदा व्यवहार कर देगा। अलका अपने आप को ठगा हुआ, लुटा पिटा हुआ पाती है, क्योंकि उसने अविनाश के भरोसे पर ही अपनी सारी बैंक की जमा पूंजी यानी कि 40 लाख रुपए के आसपास कैश और 5 लाख रुपए के आसपास की नकदी अविनाश को उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए दे दी थी। और उसने ये कहा था कि अब तो हमारी शादी होने ही वाली है और हम शादी कर लेंगे तो क्यों न हमारी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो जाए, तो तुम अपने जो पैसे हैं वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, इससे मेरी कंपनी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मेरा और ज्यादा प्रॉफिट होने लगेगा और हम लोगों की जिंदगी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अलका जो कि अपने बॉयफ्रेंड अविनाश को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी, उसके धोखे में गिरफ्तार हो चुकी थी, उसे तो पता ही नहीं था कि सारी रकम उससे ऐंठने के लिए इस तरीके से तरकीबें रची जा रही हैं, और उसने सारे के सारे पैसे अविनाश के भरोसे पर दे दिए। और अविनाश प्रजापति ने उसके प्यार का, उसके भरोसे का फोन करते हुए उस सारे पैसे को हड़प कर लिया, और इसके बाद उसको वायरल वीडियोज के नाम पर ब्लैकमेल करके उसको डराने और धमकाने लगा। खैर वो महिला किसी प्रकार से चली जाती है और अब वो आए दिन इसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। इसी बीच जब वो महिला एक बार उसके घर पर पैसे की तगादे के लिए जा रही होती है तो उसे ये पता चलता है कि दरअसल एक और महिला है जो कि वहीं से निकल रही होती है। तो दोस्तों जैसे वो महिला निकल कर बाहर जा रही होती है, अलका ने उसका पीछा किया और उसे एक जगह पर रोकते हुए उससे बातचीत करते हुए तो ये पता चलता है कि दरअसल उस महिला का नाम मानसी था, वो भी एक विधवा थी और अशोका गार्डन में रहकर वो काम कर रही होती है। अशोका गार्डन यानी कि भोपाल का एक एरिया
जहाँ पर उसका एक ब्यूटी पार्लर का सैलून चलता था और वो अपनी ब्यूटी पार्लर के सैलून में काम कर रही होती है। वहीं पर उसकी मुलाकात इस व्यक्ति से इसी शादी.com नाम की वेबसाइट पर होती है और उसने ये भी बताया कि उससे भी इस अविनाश प्रजापति ने 40 लाख रुपए के आसपास की ठगी की है और अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के नाम पर, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के नाम पर उसके साथ भी उसने वही सब कुछ किया है जिन सब चीजों के साथ अलका के साथ इसने धोखा किया था। यानी कि मानसी के साथ भी इसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, उसकी भी अश्लील वीडियो को शूट कर लिया गया, उससे भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के नाम पर 40 लाख रुपए के आसपास की रकम की ठगी और वसूली की गई। इस तरह से ये दोनों ठगी और लिपी पिटी महिलाएं दूसरे से जब मिलती हैं तो इन लोगों ने अविनाश प्रजापति को सबक सिखाने के बारे में सोचा। ऐसा समझकर ये दोनों महिलाएं भोपाल की एसीपी रजनीश कश्यप के पास पहुंचती हैं, जहाँ पर शुरुआती तफ्तीश में ये पता चल जाता है कि इन दोनों महिलाओं के साथ लगभग सेम घटनाएं घटी हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति ने इन दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए, इनके स्टिल वीडियो शूट कर ली और इन्हें बार बार डरा धमका कर इन्हें ब्लैकमेल करता रहा, इन्हें जान से मारने की इन्हें टॉर्चर करता रहा और इसके साथ साथ इन दोनों महिलाओं से उसने 45 लाख रुपए और 40 लाख रुपए करके टोटल 85 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली है और अब आगे और भी लड़कियों को और भी विधवा महिलाओं को इस तरीके से अपना शिकार बना रहा है। जैसे इस मामले में केस दर्ज होता है, दोनों महिलाएं अपने केस को दर्ज कराती हैं। भोपाल की पुलिस जाकर इस व्यक्ति के घर पर छापा मारती है, जहां पर चंद्रिका पालीवाल को पहले से ही इस बात का इल्म हो जाता है। वो अपनी 6 साल की बेटी हैरी को लेकर वहां से बहुत पहले से ही फरार हो जाती है और मौके पर फंसता है तो ये व्यक्ति जिसका नाम अविनाश प्रजापति है। अविनाश प्रजापति को गिरफ्तार करके पुलिस अपने थाने लेकर आती है, जहां पर सख्ती से पूछताछ होती है। वहां पर शुरुआती तफ्तीश में और इकबाल जुर्म को कबूल करने के लिए साफ साफ स्वीकार करता है कि उसने काफी सारी महिलाओं को इस तरीके से धोखा दिया। फर्जी धनलक्ष्मी ट्रेडिंग नाम से कंपनी बनाई, रुद्रा एंटरटेनमेंट हो या फिर रुद्रा कंस्ट्रक्शन हो या फिर रुद्रा इवेंट्स के नाम से उसने फर्जी कंपनियों बनाकर अपने 7 लोगों को धोखा दिया और लोगों से पैसे वसूले, लोगों किसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनकी गाड़ी कमाई को लूटा और अपनी लग्जरियस लाइफ को इस तरीके से इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियोस पर, फेसबुक पर वायरल किया कि लोग इसके झांसे में फंस गए। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों को भी इसने शिकार बनाने में एक बार भी नहीं सोचा। 2 से 3 राज्यों की पुलिस इसके पीछे पड़ चुकी होती है और इस तरीके से जब भोपाल की पुलिस, अशोका गार्डन की पुलिस इसे गिरफ्तार करती है तो यहाँ पर केस दर्ज किया जाता है और रजनीश कश्यप कहते हैं कि आप लोग बाग सवनी थाने में जाकर केस दर्ज कराइए। जहाँ पर बाग सवनी थाने में केस दर्ज होता है वहां भी इसे गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ होती है। फिलहाल वो जो महिला थी जो उसकी पत्नी बताई जा रही है चंद्रिका पालीवाल वहां से फरार हो चुकी है और अब तक इसका कुछ पता नहीं चल सका है कि वो महिला आखिर है कहाँ, किसके साथ और अब क्या कर रही है। और ये व्यक्ति अविनाश प्रजापति ये स्वीकार करता है कि सारा का सारा जो आइडिया था उसकी इसी बच्चलन पत्नी चंद्रिका का था। उसने ही आइडिया दिया था कि इस तरह से महिलाओं की अश्लील वीडियो शूट करो, उनके साथ रेप करो, उनकी साथ शारीरिक संबंध बनाओ और इनसे पैसे की ठगी वसूली करी जाएगी और हम लोग इस तरह से करके सेफ रहेंगे, क्योंकि जो महिलाएं इस तरीके से लूटी हुई हैं वो कभी भी इस चीज का कभी स्वीकार भी नहीं करेंगी और अपनी इज्जत लुटने के डर से, वीडियो वायरल होने के डर से कभी भी पुलिस के सामने या समाज के सामने आकर हमारा काला चिट्ठा कभी खेलेंगे ही नहीं और हमारा ये धंधा है वो बराबर चलता रहेगा। इसकी हिम्मत तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब 1-2 घटनाएं करके इन 2 महिलाओं ने चुप्पी साध ली और इस तरह से मानसी और अलका जैसी महिलाओं से उसका पाला नहीं पड़ा था। पुलिस ने जब प्रतीक गार्डन में इस व्यक्ति के घर पर भी छापा मारा जहाँ पर एक किराए पर रहता था तो वहां पर भी चंद्रिका पालीवाल नहीं मिलती है, वो पहले से ही फरार हो चुकी थी। पता तो ये भी चला कि ये लोग किसी भी घर में 6 महीने या 8 महीने से ज्यादा रहते ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर वो लोग इस तरीके से कांड कर लेते थे तो अपनी जगहों को बदलते रहते थे ताकि कोई भी इनके ऊपर शक न कर सके और जो पीड़ित लोग हैं उस घर पर आकर वहां पर किराए के रूप में उनका पता भी न कर सके और ये लोग वहां से शिफ्ट कर चुके होते थे। फिर किसी नई जगह पर जाकर एक बार फिर से इसी तरीके से फेक प्रोफाइल बनाकर धंधा किया करते थे और लोगों को लूटा और खसोटा करते थे। दोस्तों, जांच में ये पुलिस को पता चलता है कि अविनाश प्रजापति जो कि मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले के श्यामला का रहने वाला था और ये श्यामला गांव का रहने वाला व्यक्ति 13 साल पहले ही भोपाल में आकर बस चुका था। सबसे पहले शुरुआत में भोपाल के शाहपुरा के एरिया में आकर रह रहा होता है, जहाँ पर उसने काफी सारे काम भी किया। वहीं से इसने काफी फ्रॉड भी करने शुरू कर दिए थे
और उसी तरीके से इसके पिता जो कि पुरुषोत्तम प्रजापति, जो कि अपने गांव में ग्राम सहायक के पद पर काम करते थे। अविनाश जब भी आता था तो महंगी महंगी गाड़ियों से आता था, अपने आप को स्टील का बड़ा कारोबारी बताता था, बिजनेसमैन बताता था, और अपनी लग्जरी लाइफ के किस्से सुनाता था, वीडियोस दिखाकर लोगों को भुगलाने का पूरी कोशिश किया करता था। बाद में आगे की जांच में ये भी पता चला कि चंद्रिका पालीवाल का एक और भाई था जिसका नाम था सूरज पालीवाल, और सूरज पालीवाल भी एक फ्रॉड केस करने वाला व्यक्ति था। चंद्रिका, सूरज और उसका ये पति अविनाश, ये तीनों की टिकड़ी जब मिल जाती है तो सब लगातार फ्रॉड कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ और धोखा दे रहे होते हैं, जिसका किस्सा बहुत जल्दी फूट पड़ता है और ये लोग गिरफ्तार भी होते हैं। देखना ये है कि आगे इस केस में क्या अपडेट आता है, क्या वह महिला चंद्रिका पालीवाल गिरफ्तार होती है या आगे माननीय न्यायालय आगे इस केस में क्या करती है। जो भी अपडेट आती है उसके बारे में हम आप सभी को जरूर इत्तला देंगे, जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से एक फ्रॉड और एक धोखेबाजी का घटनाक्रम जो कि था मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के और एक और राज्य दिल्ली से निकल करके सामने आया, जहां पर तीन तीन स्टेट्स की पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा और इसके साथ इसका जो पूरा रैकेट चल रहा था धोखेबाजी का, वो भी बेनकाब किया। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी परेशान करना या किसी भी वेबसाइट जैसे कि शादी.com जैसी वेबसाइट्स हैं उनका बदनामी करना बिल्कुल भी नहीं। बस ये बताना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप इस तरीके से किसी के साथ भी ऑनलाइन रिश्ते में जुड़ रहे हैं तो बाकायदा इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करिए। किसी को भी इस तरीके से अंधाधुंध पैसे मत दीजिए। आपके भरोसे का और आपके विश्वास का, आपके प्यार का सामने वाला जरूर नहीं कि वही कीमत समझे, वही मूल्य समझे जिस प्यार और जिस विश्वास के साथ आप उसके साथ ट्रस्ट और प्यार के रिश्ते को बनाना चाहते हैं। धोखा, हवस, लालच और जरूरत आजकल अच्छे अच्छे रिश्ते की नींव खोखली कर चुकी है। लोग एक दूसरे को धोखा देने में, जान से मारने में गुरेज नहीं बरत रहे हैं। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करना जरूरी है, हमें मोटिवेट कीजिए। चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कीजिए और एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप मुझे यानी अनुराग को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।